अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। प्रोसेस कॉस्टिंग नया चैप्टर है। वो जो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन था बस वो ख़त्म हो गया। प्रोसेस कॉस्टिंग नया चैप्टर है। प्रोसेस कॉस्टिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये फुल फ्लैज सवाल आता है और बाज़ औक़ात किसी और चैप्टर के साथ मिक्स हो जाता है जाके। यानी नॉर्मली तो अपना सवाल आता है लेकिन बाज़ औक़ात ये दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स हो जाता है। वेरिएंस के साथ मिक्स हो जाएगा, बजटिंग के साथ मिक्स हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग के साथ मिक्स हो सकता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, इसमें कैलकुलेशंस हैं बहुत ज़्यादा और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी करानी है। कोशिश करूँगा बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जिस तरह पहले भी स्ट्रक्चर्ड ही चलने की कोशिश करता हूँ, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से छोटी छोटी चीज़ें साथ ले लेके फिर उनको जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें कराता जाऊँ फिर बाद में उनको जोड़ूँ। तो उम्मीद तो है कि आपको अच्छा समझ आ जाएगा। कोशिश करते हैं, चलें। ऐसे बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और वो जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसी तरह के प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटीज में बनाए चले जा रहे होते हैं रिपीटेटिव बेसिस पे, और जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरता है। ये जो ओवरहेड्स में सीखे थे ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कुछ वैसी सी बात कर रहा हूँ मैं। एक बिजनेस जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वही प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बनाता है, रिपीटेटिव बेसिस पे बनाए चले जा रहे हैं। जैसे दवाइयाँ हैं या ये फर्नीचर तो खैर नहीं, फर्नीचर तो हाँ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके स्टैंडर्ड फर्नीचर हैं। जैसे बॉस एक कंपनी है तो वो उसी डिज़ाइन के, उसी स्टाइल की चेयर्स बनाते चले जा रहे हैं और उनका वो सारा माल जो है वो शोरूम्स पे अवेलेबल है। तो वो बना रहे हैं सेम प्रोडक्ट रिपीटेटिव बेसिस पे बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बन के गुजरता है। वो बिजनेसेस प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। वो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में रिपीटेटिव बेसिस पे बनाते चले जा रहे हैं, और जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजर के बनता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले ओवरहेड्स वाले चैप्टर में मैं पीडीज बताए थे, मैंने सेम वही बात की है मैंने। तो वो बिजनेसेस प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो कर रहे होते हैं। वही ओवरहेड वाले जो मिसाल ली थी वही ले लेता हूं मैं। फर्ज कर लेते हैं एक बिजनेस है जो एक स्टैंडर्ड साइज की लेदर जैकेट बनाता है। अब उस बिजनेस का रॉ मटेरियल होगा लेदर। उसकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, रॉ मटेरियल होगा लेदर। और अगर मैं एक जैकेट की बात करूं तो उसको जो चमड़ा लगता है, लेट से 2 गज चमड़ा लगता है, और वो चमड़ा कॉस्ट करता है 1800 रुपये। ऐसी मिसाल ली है मैंने। अब प्रोडक्शन प्रोसेस ये है, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोसेसेस, पहले ये रॉ मटेरियल जाता है एक डिपार्टमेंट में जहां पर इसकी कटिंग होती है।
ये एक प्रोसेस है। फिर इसके बाद जब ये चमड़ा कट हो जाता है इनटू पीसेस, फिर वो चला जाता है अगले डिपार्टमेंट में जहां पर इनकी स्टिचिंग होती है। फिर जब ये स्टिच हो जाते हैं तो उनको जिप्स और बटन और इस तरह की और पॉलिश वगैरह होनी होती है, तो यहां से फिर आगे वो फिनिशिंग में चले जाते हैं। और इसके बाद फाइनल जो फिनिश गुड है जैकेट, वो बन जाती है, जो यहां से फिनिश गुड्स के शोरूम में चली जाती है फिनिशिंग में। हो सकता है कोई पैकिंग डिपार्टमेंट भी हो, और मुझे नहीं पता, मैंने ये लेदर जैकेट्स की स्टिचिंग नहीं देखी फैक्ट्री, मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट होते हैं कि नहीं होते। आपने कौन सी देखी है? तो हमने बना ली बस एक। वो जो 1800 रुपए का चमड़ा था, ये रॉ मटेरियल था। इन सारे डिपार्टमेंट से गुजर के वो चमड़ा कन्वर्ट हो गया जैकेट में। अब ये जैकेट एक यूनिट हमें कॉस्ट कर रहा है लेट से 3500, यानी हमें एक जैकेट जो हमने बनाई है वो हमें कॉस्ट करी है 3500। 1800 में क्या खर्चा और हुआ कि अब टोटल खर्चा 3500 बन गया। 1700 क्या क्या हुआ होगा वो खर्चा? डायरेक्ट लेबर और वो डायरेक्ट मटेरियल है। और क्या खर्चा आया होगा? डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो डायरेक्ट लेबर और एफओएच मिला के 1700 खर्च हुआ इन तीनों डिपार्टमेंट्स में, जिससे वो चमड़ा जैकेट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए डायरेक्ट लेबर और एफओएच को मिला के क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहां पर आ रही थी कन्वर्जन कॉस्ट। $1700 कन्वर्जन कॉस्ट आई। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अगर ये बिजनेस इस डिपार्टमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाना चाहे, या अगर ये कोई कॉस्ट में बचत करना चाहे, कोशिश करे। 1800 की तो बचत मुश्किल है, क्योंकि जिस अच्छी क्वालिटी का चमड़ा लाते हैं वो 1800 का मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां पर किसी ना किसी तरह इंप्रूवमेंट्स लाएं कि उसमें हम कॉस्ट सेविंग कर सकें। तो हमें इस 1700 को ब्रेकअप पता होना चाहिए ना। फिर हमें 1700 का ब्रेकअप पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना कॉस्ट ऐड हुई है। किस में ऐड हुई है? 1800 में। एक और रीजन, जब तक ये चमड़ा है तब तक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। जब ये जैकेट बन गई तो फिनिश गुड इन्वेंट्री है। लेकिन अगर ये सारा प्रोसेस 4 दिन का है, तो उस 4 दिन तक ना ये चमड़ा है ना ये जैकेट है। क्या है ये उन 4 दिनों में? वर्क इन प्रोसेस है। और इन 4 दिनों के बीच में अगर ईयर एंड आ गया तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी तो करनी है, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन करनी है ना। अगर अभी वो सारा चमड़ा कट के स्टिच होके यहां तक पहुंचा है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 1800? नहीं। 3500? नहीं। तो हमें पता होना चाहिए ना कि हर डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये सब हमें कैसे पता चल पाएगा? ये हमें प्रोसेस कॉस्टिंग से पता चल पाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग से हमें क्या पता चला है? प्रोसेस कॉस्टिंग से पता चलेगा कि जब ये चमड़ा इस डिपार्टमेंट, इस प्रोसेस में एंड किया था, जब ये पास करके आगे बढ़ा था, जैसे एएफसी पास करके आगे बढ़े, कैफ पास करके आगे बढ़े, सीफैप करके आगे बढ़ गए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो हर स्टेज जब क्रॉस कर चुके हुए थे, जब वो चमड़ा हर स्टेज क्रॉस करके आगे बढ़ता है, तो उस स्टेज के पास करने तक इसकी कॉस्ट कितनी बन चुकी होती है? लेट्स से कि 1800 से ये 2400 हो गया हुआ था, तो कटिंग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया? 600 और आया। फिर जब ये वाला क्रॉस किया तो ये 3100 हो चुका था। कितना और खर्च हुआ? 700 और आ गया। फिर जब ये भी पार कर गया तो जाके 3500 बना था। ये सारी कैलकुलेशन हम तब कर पाएंगे अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग सिखानी है, जिसमें हम ये 2400, 3100, 3500 कैलकुलेट कर रहे हुआ करेंगे। तो ये इस चैप्टर का एक बैकग्राउंड है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। एक रिव्यू उसका फिर दे देता हूँ। ऐसे बिजनेसेस जो एक प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में और रिपीटेटिव बेसिस पे बनाते चले जा रहे हैं,
और जो प्रोडक्ट बनता है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजर के बनता है, जिनमें लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस भी होंगे, कुछ चमड़ा खराब हो जाएगा, कुछ जैकेट बनते बनते खराब हो जाएगी। या इसी तरह से एक बिजनेस है जो केन्ड फ्रूट जूसेस या बॉटल्ड फ्रूट जूसेस बना के बेचते हैं। तो अब उनके जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स वहाँ से वो ख़रीदते हैं, जो बागात होते हैं या सप्लायर होते हैं, वो फ्रूट ने उनको पील भी करना है, उनको फिर कटिंग भी करनी है, फिर गुठलियाँ भी निकालनी है, फिर आगे वो ब्लेंड भी होने हैं, फिर उसमें कुछ और भी मिलना है, फिर जाके बॉटल होना है उन्होंने। ये सारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अब उसमें जूस फ्रूट सब ज़ाया भी हो रहा होगा, बॉटल भी ज़ाया हो रही होगी, तो लॉसेस भी होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में रिपीटेटिव बेसिस पे बनाते हैं, वो प्रोडक्ट मुख्तलिफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुजर के बनता है और इन डिपार्टमेंट्स में लॉसेस भी हो रहे होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट की हर स्टेज पे वर्क इन प्रोसेस भी और फिनिश गुड्स भी इनकी कॉस्ट जानना चाहें तो उनको ये ख्वाहिश कि वो कॉस्ट जान सकें कैसे पूरी होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग से। ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। अगर इसके बारे में, इसकी शान में कुछ 2-3 लाइनें लिखना चाहें तो बेहतर है कि लिख लें। ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है, ये जो साथ फ्लो बनाया है पूरा, नोट कर लें। अच्छा है, इंट्रोडक्शन अच्छा रहता है जब आप कोई चैप्टर शुरू करते हैं, तो ये नोट करना है, कर लें। और जो इसके साथ मैंने कहानी सुनाई है वो 2-3 लाइनों में समेटना चाहें तो समेट लें।
हाँ जी, नोटेड। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने इसके हिस्से बांटे हुए हैं, और जब वो हिस्से करा लूँगा पूरे तो फिर उनको मिला के ज्वाइन करके कंबाइंड सवाल भी आता है। और इसके हिस्सों में ख़ासकर ये भी है कि बल्कि नहीं, चले पहले हिस्से में कराता हूँ, फिर जब जोड़ूंगा तो बात करूंगा। तो इस चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा जिसपे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो हिस्सा ये है कि हम, जिस तरह मैंने ये बताया, ये 2400 और 3100 और 3500, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक यूनिट की, अच्छा ऐसा नहीं है कि इन सब मशीनों के अंदर एक ही जैकेट की सिलाई हो रही है, एक वक्त में हो सकता है 2-2 हज़ार जैकेटों की सिलाई हो रही हो, लेकिन हम लोग ये कैलकुलेशन जो मैंने सामने फिगर्स लिखी हुई, मैंने एक जैकेट की लिखी हुई है। एक वक्त में मशीनों में 2-2 हज़ार जैकेट्स होंगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक जैकेट की कॉस्ट पर यूनिट लिखी है। तो वो जो एक वक्त में मशीनों में 2-2, 3-3 हज़ार जैकेट्स होंगी निकालनी, फिर भी हमें उनकी पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी। तो कैलकुलेट ये 2400 और 3100 और 3500 करना अब हम सीखने लगे हैं। तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा ये है जिसमें हम लोग ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, इसका हिस्सा बेसिकली तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं आपको पर यूनिट कॉस्ट यानी 2400, 3100 और 3500 कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। मैं पार्ट ए कह भी इसको रहा हूं, लेकिन बीच में 1-2 रिपोर्ट्स भी सिखाऊंगा, तो वो बीच में आ जाएंगे तो बुरा ना मनाएंगे, सर आपने तो कहा था पर यूनिट कॉस्ट सिखानी है, तो मैं 1-2 रिपोर्ट्स भी बीच में सिखाऊंगा। लेकिन मेन चूंकि मेहनत ये कर रहे होंगे तो मैंने हेडिंग भी इसको दे दी है। तो हम लोग एक तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, एक तो हम लोग ये 2400 और 3100 और 3500 निकालना सीखेंगे, और यही बता देता हूं ये जो काम हम सीखेंगे ना, ये 2 हेडिंग्स में सिखाऊंगा। एक हम सीखेंगे पहले प्रोसेस के लिए, और दूसरा हम सीखेंगे फॉर एनी सब्सीक्वेंट प्रोसेस। इसमें क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है वो जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल, जो लेदर है रॉ मटेरियल। इस डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है? पिछले डिपार्टमेंट का आउटपुट। इस डिपार्टमेंट का इनपुट क्या है? पिछले डिपार्टमेंट का आउटपुट। इन दोनों और इस पहले में क्या फर्क है? इनपुट का फर्क है। इसका इनपुट यानी जो पहला प्रोसेस है इसका इनपुट रॉ मटेरियल होता है, जबकि जो सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस हैं इनका इनपुट पिछले प्रोसेस का एक आउटपुट होता है, यानी सेमी फिनिश्ड चीज होती है। दोबारा सुनिए, जो पहला प्रोसेस हुआ करेगा इस पूरी लाइन में, इस पूरी ट्रेन में, जो पहला डब्बा है उसका रॉ मटेरियल इनपुट हुआ करेगा, जबकि जो अगले डब्बे हैं, जो अगले प्रोसेसेस हैं, उनका रॉ मटेरियल एक पार्शियली बनी हुई चीज हुआ करेगा। इसको मजीद वजाहत करूंगा जाके जब ये पढ़ाऊंगा। तो ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन पहले प्रोसेस के लिए और फिर किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसेस के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर जब ये सीख लेंगे इसके बाद मैं आपको डबल एंट्री सिखाऊंगा। और इसी के लिए बेसिकली ये जो चैप्टर फड़काया है ना, चैप्टर 6,
वो यहीं काम आना था, जर्नल एंट्रीज और टी अकाउंट्स। और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स, ये पढ़ेंगे हम। तो इस चैप्टर को मैंने 3 टुकड़ों में बांटा हुआ है। पहले में हम लोग ये 2400, 3100 और 3500 कैलकुलेट करना सीखेंगे। दूसरे में हम ये जो सीख लिया होगा इसकी डबल एंट्रीज और लेजर अकाउंट सीखेंगे। और तीसरे हिस्से में जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स होती है कोई चीज, ये सीखेंगे। तो पहले हम पहले ये सीखने लगे। और इसमें पहले, अब मैं जो बताने लगा हूं ना, जब तक मैं हेडिंग नहीं बदल देता, पहले हम इसमें करने लगे हैं फर्स्ट प्रोसेस। जब सब्सिक्वेंट प्रोसेस बताऊंगा तो उसकी हेडिंग दूंगा। जब तक सब्सिक्वेंट प्रोसेस नहीं बताता तब तक ऑनवर्ड जो पढ़ाने लगा हूं वो फर्स्ट प्रोसेस है। अच्छा, अब ये जो 2400 और 3100 और जो मैंने 3500 लिखा हुआ था, इसकी कैलकुलेशन में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं। वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे, पता नहीं बात सही आपको मैं कन्वे करूं, मिसाल एक ध्यान में आई है मेरे, कि अगर कोई ये बचपन में ना कोई स्कूल में कोई ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था, तो उसमें एक चीज़ होती थी, ये जो फर्श के डिज़ाइन होते हैं, फर्शी डिज़ाइन। अगर कोई डिज़ाइन है, लेट से मैं कुछ तरह का डिज़ाइन बना रहा हूँ, और इस तरह से कोई डिज़ाइन है, कोई फर्श के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। अब कोई इस डिज़ाइन को देख के बनाने की कोशिश करेगा तो उसको मुश्किल लगेगी, मुझे खुद मुश्किल लग रही है। लेकिन जो सिखाने वाला है वो कहेगा अच्छा ठहरो, पहले तुम ये 2 सर्कल बनाना सीख लो। सीख लिए, अब इसमें ये स्टार बनाना सीखो। सीख लिया, अब इसके बाद इसके बाहर इस तरह से कर्व बनाने सीखो। सीख लिए, अब इसमें ऐसे 2-2 लाइनें लगाना सीख दो। या जिन्होंने कभी स्केचिंग सीखी हो किसी से, तो वो भी बिल्कुल ऐसी ना, स्टेप बाय स्टेप। अब ये मिक्सचर गन सा है, पहले सर्कल लगाना सीख लें, फिर उसमें स्टार बनाना सीखें। को बात समझ आई मैंने क्या कहा? तो मैं आपको इवेंचुअली यहीं पहुंचाना है, लेकिन पहले सर्कल लगाना सिखाऊंगा, फिर उसमें स्टार फिट करूंगा, फिर बाहर ये जो बॉर्डर बनाया फिर ये फिट करूंगा, फिर ये इसमें 2-2 लाइनें जो लगाई हैं ये फिट करूंगा। तो मैं इस तरह से आपको 2400, 3100 और 3500 तक पहुंचाने लगा। तो ये जो 2400, 3100 की कैलकुलेशन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको मैं इस तरह से तोड़ तोड़ के कराने लगा।
अच्छा, जो मैं यहाँ कैलकुलेशन कराने लगा हूँ ना, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, ये लिख देता हूँ मैं। हो सकता है आपको अभी समझ आ जाए, हो सकता है एक दो सालों के बाद समझ आए, लेकिन समझ तो इवेंचुअली आ ही जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि हम जो यहां पर कैलकुलेशंस करने लगे हैं, इस पूरे पार्ट ए में जो मैं कैलकुलेशंस करने लगा हूं, ये वैसे मुझे फर्स्ट प्रोसेस की हेडिंग से ऊपर लिखना चाहिए था। अगर आपके पास कहीं जगह है तो इससे ऊपर लिख लें। यानी जो बात बताने लगा वो सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं है, ये सब्सिक्वेंट प्रोसेस के लिए भी है। तो इस हिस्से में एक बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, जो इस पूरे हिस्से पे एप्लीकेबल है, वो मैं 2 लाइनें लिख के दे रहा हूँ। हो सकता है अभी समझ आ जाए, हो सकता है ना आए। अभी समझ ना आई तो एक दो सवाल करने के बाद आ जाएंगी समझ। फिर जब समझ आ ही जाएंगी तो फिर तो बेशक लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। ये मैं जो लिखने लगा हूँ मुझे असल में यहाँ लिखना चाहिए था। अगर आपके पास जगह है तो यहाँ लिख लें। यहाँ लिखने की बात यानी फर्स्ट प्रोसेस से पहले, क्योंकि जो बात बताने लगा हूँ वो फर्स्ट प्रोसेस के लिए भी है और सेकंड के लिए भी है। बात क्या है? बात ये है कि हम जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये की जाएगी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज कह लें, डेटा कह लें, फॉर बेस्ड ऑन टोटल एक्टिविटीज या डेटा फॉर अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मंथ। क्या मतलब है इससे मतलब ये है कि अगर ये हमने निकाला कि जो हमें चमड़ा लेदर जैकेट तक पहुंचने में जब पहला प्रोसेस पार करता है तो वो 1800 से 2400 रुपए का हो जाता है। ये 2400 मैंने कैसे निकाला होगा? ये 2400 मैंने निकाला होगा टोटल इतना खर्चा डिवाइडेड बाय इतने यूनिट्स, ऐसे 2400 निकला होगा ना। क्या ये 2400 हर रोज हर घंटे बाद निकाल रहे होंगे? नहीं। तो हम लोग पूरे महीने का डाटा इकट्ठा करते हैं कि पूरे महीने के अंदर टोटल इस पहले प्रोसेस से 15,000 चमड़े गुजरे, उस पे टोटल पावर एंड फ्यूल, टोटल लेबर, टोटल रेंट, सारे ओवरहेड्स इतने इतने आए, तो पर यूनिट 2400। नहीं, दोबारा नहीं 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 नहीं, यही 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 चीज मैं दोबारा बताता हूं। जलेबियां बनते हैं, देखेंगे ये जो जलेबियां बनती हैं, इसमें 1 किलो जलेबी कितना कॉस्ट करती है अगर दुकानदार ये कैलकुलेट करना चाहे और वो अपनी इन कैलकुलेशंस को महीने को सामने रख के करे। यानी वो ये कहे कि मैंने इस पूरे महीने में टोटल 15,000 किलो जलेबियां बनाई, इस पूरे महीने में गैस का बिल इतना आया, बिजली का बिल इतना आया, अपने जो कारीगर थे उनको इतने पैसे दिए, मटेरियल इतना लगा, तो मुझे पर किलो जलेबी लेट से 30 रुपए कॉस्ट की। अब ये कैलकुलेशन उसने कैसे की है? पूरे महीने के डाटा को सामने रख के ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैदा डालता है कढ़ाई के अंदर, वो पूरा महीना तलता रहता है, फिर महीने बाद जाके जलेबी बनती है, ये मतलब है इस बात का? नहीं। जलेबी बनने का प्रोसेस तो शायद 5 मिनट का होगा, लेकिन उसने अपनी कैलकुलेशंस के लिए जो डाटा इकट्ठा किया कि गैस का इतना बिल आया, बिजली का इतना बिल आया, दुकान का किराया इतना है, वर्कर्स के पैसे इतने हैं, दूध इतना लगा, चीनी इतनी लगी, फलाना मटेरियल इतना लगा, और इस पूरे महीने में इन सारे खर्चों से मैंने 15,000 किलो जलेबियां बना ली। पर किलो 15,000 से डिवाइड कर दिया तो निकल आया ना 30 रुपए पर किलो। तो ये जो सारी कैलकुलेशन में डाटा इस्तेमाल किया, ये एक दिन का डाटा था, महीने का डाटा था। तो डज इट मीन के जलेबियां तलने में महीना लगता है? नहीं। वो जो जलेबियां बनाने का प्रोसेस है वो शायद 5-10 मिनट का है,
चलो 15-20 मिनट कह लें, क्योंकि उसका मटेरियल भी तैयार करना है ना, आपने तो तलते हुए देखी हैं, जो मटेरियल तैयार होता है उसमें भी टाइम लगता होगा, वो जो मैदा गूंदा जाता होगा। तो फर्ज कर लेते हैं 2 घंटे का प्रोसेस है, तो जलेबियां बनने का प्रोसेस अगर 2 घंटे का है तो महीने में ये काम 400 दफा हुआ होगा। लेकिन हम कैलकुलेशन में आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, पूरे महीने का डाटा इकट्ठा करके उससे पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हुआ करेंगे, इसके लिए जो डाटा हुआ करेगा वो हर 1 घंटे बाद कैलकुलेशन चेंज होती जाएगी, नहीं, हम फॉर अ पीरियड कैलकुलेशन कर रहे होंगे जो कि नॉर्मली 1 महीना हुआ करेगा। कुछ बात समझ आई? ये जो मैंने यहां लिखा है अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो लिख लें, 1-2 सवालों के बाद आ जाएगा समझ। और मैंने ये कहा कि ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं, ये तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस के लिए भी है, तो अगर इससे ऊपर जगह है तो इससे ऊपर लिखें, नहीं तो इस हेडिंग को काट के नीचे दोबारा लिख लें यार, कौन सी बड़ी बात है। ये ले, मैं इस हेडिंग को काट के दोबारा मैंने नीचे लिख दिया। तो अब से ऑनवर्ड जो भी पढ़ाऊंगा वो फर्स्ट प्रोसेस है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस होगा तो बताऊंगा। इसमें हम लोग मैं स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल्स आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाता जाऊंगा, और उससे फिर ये मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूंगा। तो अब मैं इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके पढ़ाने लगा। अप्रोच समझ आई नूर? कि मैं आपको बिल्कुल जिस तरह पहले नहीं बताया था कि पहले सर्कल लगाना सिखाया, फिर उसमें वो स्टार फिट कर दिया, तो मैं आपको इसी तरह से डिफिकल्टी लेवल आसान से शुरू कर रहा हूं, फिर आस्ता आस्ता लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और जब सब कंप्लीट कर चुका हूंगा तो आप देखेंगे हम फिर वो 2400 और 3100 कैलकुलेट करने वाले बन जाएंगे। पहले देखते हैं लेवल 1। डिफिकल्टी लेवल 1। अच्छा, लेवल 1 में वही बनाऊंगा, उससे पहले यहाँ नुक्कड़ में एक चीज देख लें, इसको नोट मत करना, ये मैं इधर गन मन कुछ करने लगा, उसको नोट मत करना। फॉर एनी गिवन मंथ, फॉर द मंथ ऑफ मार्च चलें, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो कढ़ाया है जिसमें से जलेबियां बन के गुजरनी है, इस कढ़ाई में, इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस है और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस पहला,
क्या क्या एक्टिविटी हुई होगी? इनपुट डाला होगा और वो इनपुट पकने के बाद आगे चला गया होगा और उसको आगे जा गया होगा तो बोल देते हैं आउटपुट। हो सकता है कुछ जाया भी हो गया हो, कढ़ाई से बाहर फेंक दिया इसको, लॉस हुआ हो। और अगर ये पकने का प्रोसेस लेट्स से 4 घंटे का है, तो मैंने कहा था ये वो बिजनेसेस फॉलो कर रहे होते हैं जहां पर रिपीटेटिव बेसिस पे कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चल रही होती है। 30 जून ईयर एंड आ गया, बल्कि चले मार्च, 31 मार्च पीरियड एंड आ गया। अब उस पीरियड एंड के ऊपर हमने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री भी तो लिखनी है ना। तो वर्क इन प्रोसेस कोई इन्वेंट्री भी होगी। रात 31 मार्च रात 12 बजे जो इस मशीन में पड़ा हुआ है वो वर्क इन प्रोसेस है। वो सारी जिंदगी मशीन में पड़ा रहेगा, पूरा मार्च का महीना पड़ा रहेगा? नहीं, वो जो 4 घंटे का ड्यूरेशन होता था वो अभी लेट से 11 बजे शुरू हुआ था, तो 12 बज गए, मंथ एंड आ गया, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वर्क इन प्रोसेस कहला गया। और अगले ही लम्हे वो अप्रैल का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन गया और पिछले लम्हे वो मार्च का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। ये तो बस एक पॉइंट ऑफ टाइम की चीज है। तो इनपुट हो सकता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो सकता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। तो एक प्रोसेस में ये चीजें हुआ करेंगी। पिछला महीना एंड हुआ था, कुछ मशीन में पहले से पड़े हुए थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर इस पूरे महीने 31 दिन मजीद इनपुट हुआ, इनपुट जाया हुआ, लॉसेस पार करके आगे चला गया, आउटपुट। और जब 31 मार्च रात 12 बजे महीना एंड हुआ तो फिर कुछ यूनिट्स मशीन के अंदर पड़े हुए थे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये जो मैं लेवल्स बनाने लगा हूं ना, इनमें मैं एक एक करके इनको शामिल करता जाऊंगा। करना क्या है हमने? हम करने क्या लगे? हम करने ये लगे हैं कि ये जो आउट होके अगले डिपार्टमेंट में जा रहा है या ये जो बचा रह गया है इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, हम ये कैलकुलेट करने लगे हैं। और इस कैलकुलेशन के लिए डेटा फॉर द मंथ टोटल उसकी बेस पे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, ये जो अंग्रेजी लिखी है, ये यहाँ इंट्रोडक्शन अप्रोच समझ आ गई ना। अब मैं ये सब चीजें एक एक करके डालता जाता हूं। तो डिफिकल्टी लेवल 1 में इसको कह रहा हूं कि फॉर द मंथ आपको जो डाटा दिया होगा उसमें आउटपुट होगा, फिर लॉसेस नहीं है और कोई वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है। आउटपुट है, लॉसेस नहीं है, वर्क इन प्रोसेस नहीं है, यानी बस इनपुट है और आउटपुट है। आसान तरीन लेवल जो मैं जुबानी बता के भी गुजर सकता था, लेकिन चलें बता देता हूं। इस सूरत में अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहूं, यानी 5000 यूनिट्स प्रोसेस में इन हुए और 5 के 5000 आउट हो गए, सिंपलेस्ट प्रोसेस, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है। 5000 यूनिट्स इन हुए और 5000 ही आउट हो गए हैं। अरे भाई, इन हुए और प्रोसेस होके बाहर हो गए, मंथ एंड पे नहीं है ना। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब पीरियड एंड हुआ होगा तब आएगा। तो ये जो 5000 यूनिट्स इन हुए, 5000 ही बन के आउट हो गए। अच्छा, ये 5000 इकट्ठे आए थे, फिर पूरा महीना पकते रहे, फिर आउट हुए? नहीं, फिर क्या है ये 5000? तो ये 5000 इस पूरे मंथ की एक्टिविटी है। हो सकता है 200 करके आ रहे थे, 200 प्रोसेस में डले, पक गए, निकाल लिए, फिर 300 डले, पक गए, निकाल लिए, फिर 100 डले, पक गए, निकाल लिए। तो पूरे महीने के मिला के 5000 यूनिट्स इन हुए। जैसे अगर राइस वाले कहें कि इस साल
हमारे जो कॉस्ट के स्टूडेंट्स पढ़े, इस साल 3,000 स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के गए हैं, तो 3,000 सारे इकट्ठे एक ही कमरे में कैसे आ गए? बात तो सच है, 3,000 पढ़ के गए हैं, तो ये कैसे एक साथ एक कमरे में आ गए? तो ये एक एक सेक्शन करके आ रहे थे। एक सेक्शन था 100 लोगों का, फिर एक सेक्शन था 150 लोगों का, फिर एक सेक्शन था 100 लोगों का, करते करते फिर एक स्प्रिंग अटेम्प्ट थी, फिर एक ऑटम अटेम्प्ट थी। तो इस तरह से मिला के फॉर द ईयर 3,000 बच्चे कॉस्ट पढ़ के गए। तो इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर द मंथ 5,000 यूनिट्स इन हुए और 5,000 यूनिट्स ही आउट हो गए, तो ये 5 के 5 1 मार्च को सुबह 9 बजे इकट्ठे इन हुए थे? नहीं, ये 5,000 बस एक टोटल फॉर द पीरियड नंबर है, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशंस को टोटल फॉर अ पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सवालों में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम देखना चाहें कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी टोटल महीने में कितना खर्चा आया डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स बने। सिंपल सी बात है। चलें सवाल लिख लें इसका। वैसे तो सवाल लिखते हुए भी शर्म ही आ रही है मुझे, लेकिन लिख लें। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू, अच्छा लिखें। Following data relates to process 1. Following data relates to process 1. सवाल लिखवा रहा हूं। Following data relates to process 1 for the month of May. Following data relates to process 1 for the month of May. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80,000, यानी इस पूरे महीने में 80,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगा इस प्रोसेस 1 में। और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, क्या बताया? डायरेक्ट लेबर और एफएच। डायरेक्ट लेबर और एफएच को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। अगर ये बात नहीं पता तो लिख लें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। अच्छा, क्या पता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी बताइए? 80,000। कन्वर्जन कॉस्ट लिखें 140,000। और यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। यानी इस महीने में जो टोटल यूनिट्स ट्रांसफर आउट हुए, जो बने, वो 12,000 हैं, और जो टोटल खर्चा आया वो बता दिया। तो एक यूनिट पे हमें कितना खर्चा लगा, तो कॉस्ट पर यूनिट बताइए। जो हमने एक यूनिट बना लिया, आउटपुट, यानी आउटपुट का मतलब है जो इस प्रोसेस से बन गया। जैसे कैफ के सेशन का इनपुट क्या है, जो लोग एडमिशन दे रहे हैं। आउटपुट क्या है, जो लोग पास करके निकल रहे हैं। और जो रह गए वो सारे वर्क इन प्रोसेस हैं। हैं जी, सारे खर्चे ऐड कर लें, 80,000 और 140, और ये सारा खर्चा आया है 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो एक यूनिट के लिए
18.33। तो ये सिंपलेस्ट लेवल था। अब इससे मैं लेवल बढ़ाता हूं। जी जी, सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तीन होते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो हम इस चैप्टर में डायरेक्ट लेबर और एफओएच को मिला के कन्वर्जन कह के चल रहे होंगे। चलें जी, अब मैं इसमें लेवल 2 लाता हूं। अच्छा, ये जो मैंने पहले जिस तरह लिखा था ना, एक और तरीके से लिख के बता रहा हूं, देखिए अगर वो आसान लगे तो वैसे लिख लेना। जैसे मैं लेवल 2 लिखने लगा हूं ना, लेवल 1 को भी ऐसे ही कर लेना फिर अगर ये आसान लगे तो। आउटपुट है, लॉसेस हैं, वर्क इन प्रोसेस नहीं है। ये इस तरह ठीक है नूर? ऐसे ठीक है? चले, ये पिछले लेवल उनको भी ऐसे ही कर दीजिएगा कि आउटपुट है, लॉसेस क्रॉस, वर्क इन प्रोसेस क्रॉस। लेवल 2 पे आते हैं। अच्छा, लेवल 2 पे जो मैंने अब लॉसेस इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं, लॉसेस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जो मैं यहां करने लगा हूं, जो गन मचाने लगा हूं, ये सिर्फ समझना, ये मत लिखना अभी। अगर प्रोसेस 1 में टोटल जो इनपुट हुआ 100 किलो और इससे हमने जो ट्रांसफर आउट किया यानी आउटपुट वो 95 किलो था, क्योंकि बाकी जो 5 किलो था वो कढ़ाई में चिपका रह गया। जैसे कोई जब कढ़ाई में कोई चीज़ पक रही होती है ना, तल रहे होते हैं उसे, तो उसमें कुछ नीचे चिपक जाता है, साइडों पे चिपक जाता है। कभी आप इस तरह के जो पकोड़े तलने वाले, जलेबियाँ तलने वाले की कढ़ाई देखेंगे ना, तो साइडों पे इनके वो जमी होती हैं चीज़ें, तो वो सब मटेरियल सड़ के जम गया होता है। तो 5 किलो हो गया लॉस। ये जो 100 किलो का मटेरियल था ये 10,000 रुपए का आया था, और इसके अलावा, अच्छा 10,000 रुपए का मतलब है कि 1,000 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए का 1 किलो आया था ना, तो 100 किलो 10,000 रुपए के हो गए। फिर इसके अलावा इस प्रोसेस में जो लेबर और ओवरहेड का खर्चा हुआ था वो कोई 18,000 रुपए हुआ था। ये है जी जी, टोटल से क्या मुराद है? नहीं, प्रोसेस 1 की बात कर रहा हूं हम, प्रोसेस 1 में। अच्छा फिर सुन लें, ये ना बार बार बताऊंगा तो जाके हजम होगी। क्या ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में ये 100 किलो सारा इकट्ठा इन हुआ और फिर वो इकट्ठे ही 195 बन के निकला? नहीं, फिर ये 100 क्या है? ये पूरे महीने का टोटल है सब, यानी इस महीने के अंदर जो टोटल प्रोसेस में डले थे यूनिट्स वो 100 किलो थे। हो सकता है 10-10 किलो, 5-5 किलो करके डल रहे थे। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हमने इस महीने में 15,000 जलेबियां बनाई, तो 15,000 किलो एक साथ थोड़ी कढ़ाई में आ गया था, वो तो 2-2, 3-3 तो किलो करके आ रहा था।
फिर पूरे महीने हम तो 5-10 मिनट बाद जलेबियां निकाल के आगे कर लेते थे, फिर अगला मटेरियल डलता था। पूरे महीने का टोटल मिला के 15,000 किलो जलेबियां बनी होंगी। तो ये जो सामने डाटा लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले यहां नीले कलर में लिखी थी बात कि जो भी यहां हम डाटा इस्तेमाल कर रहे होंगे, इतने रुपए, इतने किलो, वो सब कहां से उठाया हुआ डाटा होगा, कितने अरसे का डाटा होगा, वो टोटल फॉर अ पीरियड होगा, जो कि जनरली एक महीना होता है। यानी जो भी सामने डाटा लिखा हुआ है, अभी जो मैंने आपको सवाल कराया, क्या लिखा था सवाल में? फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू, आगे, फॉर द मंथ ऑफ मे। जो प्रोसेस 1 में पूरे महीने में जो जो कुछ हुआ था उसका टोटल ये है कि टोटल 1,40,000 रुपए लेबर और ओवरहेड का खर्चा था, टोटल 80,000 रुपए का मटेरियल डला था, टोटल 12,000 यूनिट्स बन के निकले थे। तो ये 12,000 यूनिट्स एक ही वक्त में इन हुए थे और एक ही वक्त में निकल गए थे? नहीं, हो सकता है 200-200 करके रोज बन रहे थे, पूरे महीने में मिला के 12,000 है। तो ये जो भी डाटा हुआ करेगा ये टोटल फॉर अ मंथ हुआ करेगा, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 में अगर 100 किलो डले थे, 5 किलो जाया हो गया था, सड़ गया था, और 95 जो बन के जो जलेबियां बाहर निकली वो 95 किलो की थी। ये डाटा लिखा हुआ मैंने। अगर हम ये देखना चाहें कि हमें 1 किलो कितना कॉस्ट किया, अगर हम देखना चाहें कि हमें 1 किलो कितना कॉस्ट किया, तो 1 किलो मटेरियल कितने का? 100 रुपए का। और कन्वर्जन 1 किलो पे कितनी? 18,000 डिवाइडेड बाय 95, 19,000 कर ले मेरे ख्याल में, 19,000 है। तो मुझे 1 किलो 300 रुपए का पड़ा। ये कैलकुलेशन दोबारा देखें, ये जो 95 किलो हमने बनाए, इस 95 किलो पे 19,000 रुपए की कन्वर्जन आई पर किलो उतना, और 100 रुपए का 1 किलो मटेरियल होता ही है। तो हमें ये 95 किलो इतने रुपए पर किलो पड़ा। ये कैलकुलेशन आई समझ? लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो गई, अगर इस प्रोसेस की नेचर ये है कि 100 किलो डालेंगे, नुकसान होता ही होता है, नॉर्मल है कि होना ही होना है, और 95 किलो बनने के लिए हमें 100 किलो ही डालना पड़ता है। अगर हम 95 किलो बनाना चाहते हैं ना, तो हमें 100 किलो ही डालना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान होना ही होना है। अगर हमें चाय बनानी है 4 कप, ये जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनको शायद आती भी हो बनानी, या चलो गर्ल्स तो सुन ही रही हैं। अगर हमें 4 कप चाय बनानी है, आपको भी आती, चलो जबरदस्त। अब जो 4 कप चाय बनानी है, तो उसके लिए दूध और पानी मिला के 4 कप नहीं डलेगा, ज्यादा डलेगा। क्यों ज्यादा डलेगा? क्योंकि पानी ने इवेपोरेट भी होना है, दूध ने उबल के कम भी होना है। तो ये जब इन लेट से 5 कप की चीजें इन होंगी तो 4 कप चाय निकलेगी एंड पे। मैंने जब जिंदगी में पहली दफा चाय बनाई, अम्मी बीमार थी, तो हम सब बहन भाई नाश्ता बनाते थे, एफएससी की बात। मैंने जब पहली दफा चाय बनाई तो पकने के बाद इतना सा कप रह गया तो मैंने तब उसे रियलाइज किया कि नहीं, अगर कप बनाना है तो उसमें पानी दूध मिला के कप से ज्यादा डालना पड़ेगा। तो हमें अगर ये पता है कि जो मटेरियल इन होना है उसमें से कुछ जाया होता ही होता है, तो फिर हमें इस 95 किलो की जब पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो उसमें ये 100 रुपया लिखना ठीक नहीं होगा। ये 100 रुपये मैंने कैसे लिखा कि मटेरियल 100 रुपए का आता है? नहीं, हमें 95 किलो बनाने के लिए 100 किलो मटेरियल खरीदना पड़ेगा। ये जो 5 किलो जाया हो रहा है, कुर्बान हो रहा है, ये भी तो 100 रुपए का आया था ना, ये भी तो जाया हो गया। इसने जान किसके लिए कुर्बान की है? इसी 95 के लिए। तो इस कुर्बानी की कॉस्ट भी कौन बर्दाश्त करेगा? यही बर्दाश्त करेगा। कैसे बर्दाश्त करेगा? ऐसे बर्दाश्त करेगा कि ये सारा का सारा खर्चा, यानी 10,000 और 19,000, ये डिवाइड करेंगे हम 95 किलो। हुआ क्या? पूरे के पूरे 100 किलो की कॉस्ट बंट गई, बर्दाश्त कर ली इन 95 किलो ने। इस 10,000 रुपए में
इस जाया होने वाले 5 किलो के भी तो शामिल है ना पैसे, और इस 5 किलो को हमने ये कहा था कि ये जाया होना ही होना है, इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस। तो अगर बिजनेस को पता है कि प्रोडक्शन में जो इनपुट होगा इतने आउटपुट के लिए इतना नुकसान होना ही होना है, इसको नॉर्मल लॉस कहते हैं। और इंसाफ का तकाजा क्या है, इस बेचारे की कुर्बानी इसी के लिए हुई है, तो इसकी कॉस्ट भी कौन बियर करेगा, यही बियर करेगा। और इसके बियर करने का क्या मतलब है, सारा खर्चा डिवाइडेड बाय सिर्फ ये 95। ये चीज हमने ओवरहेड्स में भी सीखी हुई है कि सारा खर्चा सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों पे बांटते थे, क्योंकि सारी फैमिली मेंबर्स का खर्चा सिर्फ उन 2 भाइयों ने उठाना जिन्होंने जाके कमाना। ये मैंने ओवरहेड्स में मिसाल दी थी। तो डिवाइडेड बाय 95 किलो करने से क्या हुआ कि इस 10,000 रुपए में इस 5 किलो का मटेरियल भी शामिल है, लेकिन उसका खर्चा भी किस पे डालना है, इसी 95 पे। तो डिनोमिनेटर में 100 किलो की बजाय 95 लिखने से उस 5 किलो का खर्चा भी बंट गया इस 95 पे। बात आई समझ? चलें इधर आते हैं। अब इस लेवल 2 में मैं आगे सब 3 पॉइंट बना रहा हूं। पहला कह लेता हूं मैं 2.1, और 2.1 ये है कि एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का क्या मतलब समझ आया यहां पर? अगर हम कहें कि 5% नॉर्मल लॉस है तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी, कि हमने ये मान लिया हुआ है कि जब भी कोई चीज बनानी होगी उसमें जो इनपुट होगा 5% उसमें से जाया हो ही जाया करेगा, ये कहलाता है नॉर्मल लॉस। इतना हुआ करेगा, इतना होगा, इसको एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। एक्चुअल लॉस क्या लग रहा है नाम से? नहीं, एक्चुअल लॉस जो एक्चुअली हुआ। तो फॉर द मंथ, ये 2.1 लेवल क्या बनाया मैंने, फॉर द मंथ जो लॉस हुआ वो उतना ही था जितना हमने सोचा हुआ था, यानी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। तो इस लेवल 2 में मैंने 2.1 ये बनाया है कि जितना लॉस हुआ है वो वही है जो हमने सोचा हुआ था। अच्छा, इस 10,000 रुपए में उस 5 किलो का खर्चा शामिल है? शामिल है। इस 19,000 में भी इस बेचारे पे भी तो थोड़ी बहुत गैस लगी होगी ना, थोड़ा लेबर उस पर भी लगा होगा, क्या पता एंड पे जाके जाया हुआ हो, तो उस पर भी थोड़ा बहुत खर्चा तो आया होगा। तो ये जो इस वक्त न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये उस 5 किलो वाला खर्चा भी शामिल है ना। तो चूंकि इसने इसी के लिए कुर्बानी दी है तो इसका खर्चा भी कौन बियर कर रहा है, ये 95। अच्छा, अगर इस नुकसान को, जो ये लाशें हैं इनकी, अगर हम वो भी बेच के कुछ कमा पाए, इन पे जो खर्चा आया वो सारी कॉस्ट ये उठाएगा। उठाने का मतलब है ये सारा खर्चा डिवाइडेड बाय 95। तो नीचे है ना, उठा ही रहा है सारा खर्चा, है ऐसे सारा खर्चा उठाया हुआ है इसने। तो जब इस 5 किलो का खर्चा ये बर्दाश्त कर रहा है, तो अगर उस नुकसान सड़े हुए यूनिट्स को बेच के कबाड़ियों को 2-4-500 मिल जाता है, तो उस 2-4-500 का क्या करें, है नहीं। जब इसकी कॉस्ट ये उठा रहा है तो अगर वो खुद कुछ कमा दे तो उसकी कमाई से इसका बोझ कम हो जाना चाहिए। बोझ कम होने का क्या मतलब है, क्या करूं? अगर उसने 500 रुपए कमा दिए तो क्या करूं मैं इसमें, 500 कम कर देना, ऊपर में से 500 माइनस कर दें। चलें, ये बन गया फॉर्मूला। कॉस्ट पर यूनिट होगी अच्छा, अब मैं ना तोड़ तोड़ के लिखना शुरू कर रहा हूं क्योंकि सवालों में तोड़ के ही लिखा हुआ करेगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट माइनस, क्या माइनस करूं, क्या नाम दें इसको, जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स की हमें कुछ वैल्यू रिकवर हो जाएगी, इसको रिकवरी वैल्यू भी बोलते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। माइनस, यार ये फ्रेम से आउट तो नहीं हो जाऊंगा मैं समीर?
रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। सारे यूनिट्स का खर्चा उठाना है इस 95 किलो ने, और इसमें उस खराब हुए 5 किलो की भी कॉस्ट शामिल है। तो अगर वो खराब हुआ किसी कबाड़िए को बेच के हम कुछ कमा लेते हैं तो वो इस कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, ताकि उस बेचारे 95 किलो का वजन कम हो सके। तो खर्चा माइनस उस नॉर्मल लॉस से अगर कुछ रिकवर हो जाना है तो डिवाइडेड बाय 95 किलो। मैंने कहा था ये गन ना लिखना, ये तो लिखना ही आपका सारा, ये तो आपके नोट्स बन रहे। सवाल लिखें इसका। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1 for the month of June. Following data relates to process 1 for the month of June. अब इस फॉलोइंग डेटा में क्या है? इनपुट, पांच 5,000 यूनिट्स। अच्छा, ये जो मैंने यूनिट बोला है ना, ये एक जनरल टर्म है। ये 5,000 किलो, 5,000 लीटर, 5,000 स्क्वायर फुट कुछ भी हो सकता है। यूनिट बस एक जनरल टर्म है। तो 5,000 यूनिट्स इनपुट है। नॉर्मल लॉस 5%। आउटपुट 4750 यूनिट्स, 4750 यूनिट्स। कितना एक्चुअली नुकसान हुआ? 250 यूनिट्स। ढाई सौ यूनिट्स एक्चुअली जाया हुए, और नॉर्मली भी हमने 250 ही सोचे हुए थे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,00,000 रुपए, 100,000, 1,00,000 रुपीज। कन्वर्जन कॉस्ट 80,000, 80,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू, रिकवरी वैल्यू एक ही बात होती है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 8 रुपए पर यूनिट, 8 रुपए, रुपीज 8 पर यूनिट। रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट पर यूनिट, यानी जो हमने यूनिट्स बनाए हैं इस प्रोसेस में, कॉस्ट पर यूनिट बता दें। चलें करें।
जी जी होता है मैम। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 1 लाख। कन्वर्जन 80,000। कितने यूनिट ज़ाया हुए? 250। नॉर्मल 250 है ना? 250 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4750, 37.47। और पर यूनिट कॉस्ट 2 डेसिमल तक जरूर लेके जाइएगा। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक। क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट 2 डेसिमल तक ले जाएं बस। हाँ हाँ ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट 2 डेसिमल तक बहुत है। जो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं ना 2 डेसिमल तक रखा करें उसको। हाँ 21 वाला खराब है ना? कर दिया? कर दिया क्योंकि मैंने ये कर दिए हुए थे अवेलेबल, तो मैं अब चेंज कर दूं या हो गए हुए चेंज? लिंक से क्या मुराद है? मैं तो बस शो करता हूँ बस। मतलब अब मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत ना, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है ठीक, वो करके बताएं फिर मैं, क्योंकि मैं रात को अपलोड कर चुका हूँ ये वाले। हाँ जी 37.47 हो गया सबसे। चलो सोचा तो हमने यही था कि 5% ज़ाया हुआ करेगा। 100 किलो डालेंगे, सोचा हमने 5% का ही हुआ था, लेकिन एक्चुअली 8 किलो ज़ाया हो गए। एक्चुअली 92 किलो बने। अच्छा जो घर में अभी मैंने मिसाल, चूंकि वो घर वाली दी थी इसलिए मैं फिर भी मिसाल दे रहा हूँ कि जो घर में सब मेंबर्स थे उन सब का खर्चा वो 2 लोग उठा रहे थे जिन्होंने कमाना था। लेकिन असल में नहीं होता, वैसी फिल्मों ड्रामों की बात कर रहा हूँ। अब अगर उस घर में कोई जवान है जो कमाने के काबिल था लेकिन वो निखट्टू था, तो वो जो बाकी 2 भाई हैं वही उसका खर्चा उठाएंगे? नहीं, उसको कहें निकल तू शायद अपना खर्चा खुद उठा। तो वो जो निखट्टू है उसको निकालेंगे, चलो अपना खर्चा शाबाश खुद उठाओ, उसका खर्चा बाकी 2 भाई नहीं उठाएंगे। तो ये जो 5% नॉर्मल लॉस सोचा था, ये तो कुर्बान होने ही थे, इनका खर्चा इसने ही उठाना था। अब अगर मैं यहां पर 92 लिख देता हूं तो क्या मतलब होगा इसका?
ये इन 92 के साथ ज्यादती हो गई ना। उन 5 किलो का तो इन्होंने खर्चा उठाना ही था, अब जो 3 किलो और निकट्टू निकल आए उनका खर्चा भी यही उठा रहे हैं। ये गलत हो गई बात। तो इंसाफ क्या है कि इस सारे खर्चे को ये दोनों मिलके उठाएं, यानी जो कामयाब है वो भी अपना खर्चा और जो निकम्मे हैं वो भी अपना खर्चा खुद उठाएं। अच्छा, अब इसका जो आंसर निकलेगा डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 92 किलो, 95 किलो, 95 किलो। तो हम ये कहेंगे कि वो जो 37 रुपए वाले 95 किलो हैं उनमें से 92 किलो ठीक हैं, वो अगले डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, और जो 3 किलो हैं वो कूड़े में चले जाएंगे, वो एक्सपेंस बन जाएंगे। लेकिन जो एक्सपेंस बनेंगे वो भी अपनी कॉस्ट लेके ही एक्सपेंस बनेंगे, यानी जो जाया हो गए ज्यादा, जितने जाया होने चाहिए थे उससे ज्यादा जाया हो गए, ये इनको कॉस्ट अलॉट की जाएगी, इनकी भी कॉस्ट है। देखें इस कॉस्ट को इनको जो भी नीचे लिखा जा रहा है ना, इसका मतलब इन पे ये कॉस्ट बांटी जा रही। तो सिंपल मैथ है यार कि न्यूमरेटर में सारे खर्चे हैं, डिनोमिनेटर में जितने यूनिट्स हैं तो उन यूनिट्स को कॉस्ट बंट रही है। 5 किलो मैंने यहां क्यों नहीं लिखा था पहले? क्योंकि उन पे कॉस्ट नहीं बंटनी थी, उनके खर्चे भी इन्हीं ने उठाने थे। तो मैंने डिनोमिनेटर में 5 किलो नहीं लिखा था, सिर्फ 95 किलो लिखा था। लेकिन अब ये जो 3 किलो एक्स्ट्रा जाया हो गया, उन 3 का खर्चा भी यही भाई बर्दाश्त करेंगे? ये नहीं, ये सिर्फ उन 5 का करेंगे, ये 3 अपना खर्चा खुद लेके तो एक्सपेंस में चले जाएंगे, यानी इनको भी कॉस्ट अलॉट की जाएगी, यानी डिनोमिनेटर में ये भी आएंगे। इन 3 किलो को बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो 2.2 ये है कि एक्चुअल लॉस ज्यादा हो गया नॉर्मल लॉस से, और ये जो एक्सेस लॉस है एबनॉर्मल लॉस, ये जो एक्सेस लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, जिसको ऑनवर्ड हम प्यार से AL कहा करेंगे। अच्छा, अब इसको देख के बताएं यहां मैं फार्मूले में क्या चेंज करूं? प्लस यहां नॉर्मल लॉस ही रहेगा, इधर नॉर्मल लॉस ही रहेगा। तो अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो तो जो एक्सेस लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। अच्छा, मैंने ना अभी ज़बानी बोला था, बेहतर है कि आप लिख लें, नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं, ये लिख लें कहीं बात। नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस। दोबारा बोले। उसका बताता हूं भी क्या करना। उसको पर यूनिट कॉस्ट में नहीं लाएंगे। देखिए यहां पर डिवाइडेड बाय 95 किलो का मकसद ही यही है कि हम पर यूनिट कॉस्ट को खराब नहीं होने दे रहे, हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही निकाल रहे हैं जैसे उतने ही किलो बने जितने बनने चाहिए थे। तो हम पर यूनिट कॉस्ट को खराब नहीं कर रहे। जो पर यूनिट कॉस्ट निकल रही है इस एबनॉर्मल लॉस को हम कह रहे हैं कि ये भी उसी पर यूनिट कॉस्ट वाला है, और उसको फिर हम एक्सपेंस बनाने लगे। जब इस 3 किलो को एक्सपेंस बनाने लगेंगे, P&L में डालने लगेंगे, तो सारा का सारा एक्सपेंस बनाने की बजाय अगर कुछ रिकवरी हो रही है
तो उसमें से नेट कर लेंगे, यहां पर नहीं उसका इंपैक्ट आएगा। तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है जो कि होगी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस net of its recovery value shall be charged to P&L। ये P&L को चार्ज हो जाएगा एक एक्सपेंस के तौर पे। सवाल लिखें इसका। हाँ जी, ये नोटेड। चलें सवाल लिखें जी। फॉलोइंग डेटा relates to process 1 for the month of May। Following data relates to process 1 for the month of May। फॉलोइंग डेटा में लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 90,000 रुपीज़ हैं ये, और ब्रैकेट में लिखिए इसी के साथ 20,000 kgs, 20,000 किलो। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये इनपुट ही है ना, क्योंकि हम प्रोसेस 1 पढ़ रहे हैं। उस प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल जो है वही इनपुट है, तो वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। तो ये जो 20,000 किलो लिखा है ब्रैकेट में, ये क्या है? ये इनपुट है, ये इनपुट है। उसके बाद लिखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000। फिर लिखिए FOH 70,000, 70,000। नॉर्मल लॉस 5%, 5%। आउटपुट आउटपुट है 18,600 किलो, 18,600 kg।
ये आउटपुट है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, ₹2 पर किलो, ₹2 पर केजी। दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरी रिक्वायरमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अमाउंट यानी रुपीज कह रहा हूं, टोटल अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी चार्ज्ड इन P&L। चलें करें सवाल। दोबारा, अच्छा कर लिया, आंसर बताया, देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 90,000। लेबर कन्वर्जन मिला के बता दें, लेबर और कन्वर्जन मिला के कितना? 1,20,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना, यूनिट्स कितने किलो होने थे? 1,000, और 1 किलो कितने का बिकना था? ₹2 का।
डिवाइडेड बाय आउटपुट है 18,600 प्लस नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है 400। ये 400 जिनको समझ नहीं आई, देखें 20,000 किलो में से माइनस होना चाहिए था 1000 नॉर्मल लॉस, तो 19,000 किलो बन जाना चाहिए था, लेकिन बना 18,400। इसका मतलब 600 और जाया हुआ है, 600 बना, इसका मतलब 400 और जाया हुआ। तो ये जो 400 मजीद जाया हो गया हमारी सोच से ज़्यादा, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो डिनोमिनेटर में ये भी लिखना पड़ेगा। कितनी आगे पर यूनिट कॉस्ट? हाँ, इस 10.95 ये हो गई पर यूनिट कॉस्ट। और दूसरी चीज़ मैंने पूछी थी कि जो 400 एबनॉर्मल लॉस है तो एक्सपेंस में कितना जाएगा। तो ये जो 400 हैं कॉस्ट तो है इनकी 10.95, लेकिन ये आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सीखा हुआ है कि अगर हमें एबनॉर्मल लॉस, जो गुड्स ज़ाया हो गई, जो जल जाया करती थी, अगर उनके अगेंस्ट कोई रिकवरी हो रही है, कोई इंश्योरेंस क्लेम से रिकवरी हो रही है, उनको कबाड़ियों को बेच के कुछ मिल गए हैं, तो वो उस एक्सपेंस में से माइनस हो जाता है। तो इससे हमें 2 रुपये कबाड़ियों को बेच के मिल जाएंगे। तो नेट लॉस हमारा बनेगा 3580। ये रिक्वायरमेंट पूछी थी मैंने। ये वाली बात समझ आ गई ना? यहां पर इसको 3 किलो को साथ जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सिर्फ 92 किलो लिखा तो फिर सारा खर्चा ये बेचारे 92 उठा रहे होंगे, तो उन 3 जो एक्स्ट्रा ज़ाया हो गए उनका खर्चा भी यही उठा रहे होंगे। अगर उनका खर्चा भी 19 से उठवाना था तो फिर नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही क्यों था? तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ये था कि हमने एक लॉस सोच लिया 5% लेट से, और मान लिया कि नसीब में लिखा है इतना तो होना ही होना है, तो इनका खर्चा फिर इन्हीं से बर्दाश्त करवाना है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लॉस हो गया तो पर यूनिट कॉस्ट नहीं ख़राब कर देनी, पर कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे कि उतना ही यूनिट्स बने जितने बनने चाहिए थे। पर यूनिट कॉस्ट एक दफ़ा सही निकाल के फिर जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ वो एक्सपेंस बनेगा। कितने किलो ज़ाया होने चाहिए थे? 5 किलो। पर यूनिट कॉस्ट सही कब निकलेगी? जब हम डिवाइडेड बाय 95 ही करेंगे ना। अगर 90, क्योंकि हम कह रहे हैं 5 किलो ज़ाया होने चाहिए थे, तो हमारी पर यूनिट 95 किलो ही के इस्तेमाल से निकलेगी। ज़्यादा ज़ाया हुए थे फिर भी हमने पर यूनिट कॉस्ट में 95 किलो ही लिखा था, ताकि कॉस्ट पर यूनिट उतनी आए कि जितने बनने चाहिए थे उतने ही बने। इन अदर वर्ड्स, जितने ज़ाया होने चाहिए थे उतने ही ज़ाया हुए। तो वो जो ज़्यादा ज़ाया हो गए थे उससे हमने पर यूनिट कॉस्ट को ख़राब नहीं होने दिया। पांच किलो ज़ाया होने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 3 किलो ज़ाया हुए। 95 किलो बनने चाहिए थे, 7 किलो बन गए, 97 किलो बन गए। अगर हम जितना सोचा था उससे ज्यादा नुकसान होने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट नहीं खराब होने देना चाहते, तो जितना सोचा था उससे कम नुकसान हो तो भी खराब नहीं करना, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही निकालेंगे जैसे उतना ही नुकसान हुआ जितना होना चाहिए था। तो अब डिनोमिनेटर में यहां पर मैं 97 किलो नहीं लिखूंगा, उससे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, जबकि हम नसीब मान चुके हुए हैं कि कितने किलो ज़ाया होने ही होने, 5। तो हमने कॉस्ट निकालते हुए यहां पर 95 ही लिखना है। अब इस 97 से 95 कैसे बनाऊं? -2 किलो। ये जो 2 किलो है इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये वो 2 किलो है जो मौत के मुंह से वापस आ गया। ये वो 2 किलो है जो ज़ाया होना चाहिए था, नहीं ज़ाया हुआ।
ये खर्च हो जाना चाहिए था, नहीं खर्च हुआ, इसको गेन कहते हैं, इसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। इसको मैं ए जी लिखा करूंगा आगे। हाँ जी, क्या चेंज करूं उसमें, क्या करूं? आउटपुट माइनस, और वो जो एबनॉर्मल लॉस होता था उसको एक्सपेंस बना रहे थे, एबनॉर्मल गेन होगा तो इसको इनकम बना लें। ये अब भी ऐसे ही होगा। ये अजीब लगेगा बिल्कुल कि अब इसकी रिकवरी वैल्यू क्यों है, लेकिन होगी रिकवरी वैल्यू इसकी। टाइम कितना हुआ? तो नजर आ रहा है। ड्यूरेशन कितनी है? हो गया सवाल? 9 बजे शुरू किया था? नहीं यार, 9 से पहले शुरू किया था। नहीं यार। अच्छा, नोटेड ये। क्या? हाँ, सवाल कर लें फिर समझाता हूँ। लिखें इसका सवाल। Following data relates to process 1 for the month of May. Following data relates to process 1 for the month of May. Direct material cost. Direct material cost 80,000, 80,000 रुपये। और ब्रैकेट में लिखिए 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
1,00,000 रुपए, 100,000, 1,00,000 एक्चुअल एफ ओ एच, एक्चुअल एफ ओ एच। 65,000, FOH is applied, FOH is applied at 60%, 60, FOH is applied at 60% of direct labor cost. FOH is applied at 60% of direct labor cost. Normal loss, normal loss, %, 7%. Units completed and transferred out, units completed and transferred out. $4,000 का 7% कितना बना? 280, 280, 150. Units completed and transferred out है 3,850, 3,850, 3,850 यूनिट्स ट्रांसफर आउट हो गए। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, जी जी है, चले खैर। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट है 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरी रिक्वायरमेंट है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन recognized in P&L, amount of abnormal gain recognized in P&L. वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। वो तो रेजिडुअल वैल्यू तो ये होती है कि जो हमने जब इस्तेमाल करके छोड़ दिया होगा, जो बाकी बचा होगा। स्क्रैप तो कूड़ कबाड़ होता है। नहीं, अगर हमने गाड़ी 5 साल इस्तेमाल करके छोड़ दी तो वो कबाड़ थोड़ी है। बस जो हमने इस्तेमाल करके छोड़ा, जो बाकी बचा होगा, उसकी वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू होगी। स्क्रैप वैल्यू तो कबाड़ की वैल्यू होती है। स्क्रैप, ये कल करके आइएगा सवाल, ये होमवर्क है, ये कल करके आइएगा। सबर के ऊपर बात कर रहा था। सही बुखारी में रिवायत है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ना लास्ट टाइम हदीस सुनाई थी, लास्ट टाइम वाली हदीस रिपीट कर रहा हूँ। ये किसी के मरने के हवाले से कि हदीस है, सही बुखारी में ही है, और अल्लाह ताला के तरफ से, हदीस कुदसी भी कहते हैं इनको, कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जज़ा नहीं कि जब मैं उसका कोई अजीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले। ये मैंने पिछले क्लास में सुनाई थी। इसी की कंटिन्यूटी में एक और हदीस है जो उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। साबित रहमतुल्लाह से रिवायत है कि मैंने अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सब्र सदमे के आगाज में होता है। सब्र सदमे के आगाज में होता है, यानी एक नुकसान हो गया, और नुकसान ये हो गया कि आप बाइक पे जा रहे थे और कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कोई सड़क पे ऐसा खड्डा था जिसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन बाइक तो ठुक गई। अब ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक प्लान इंसिडेंट था, आप बिल्कुल ठीक चला रहे थे, नुकसान हो गया। अब इस नुकसान के बदले आपने पहले गालियां दी वहाँ खड़े हो गए, फिर दिमाग ख़राब हो गया, जो रास्ते में आके लड़ना शुरू कर दिया, घर पहुंचे लड़ाई, बिल्कुल जो जो अंदर गुस्सा भरा हुआ था वो सब निकाला पूरी तरह। जब सब पे चीख चुके, सबको गालम गलोच कर चुके, चीज़ें तोड़ चुके, फिर उसके बाद जब लगा कि मैं आप मज़ीद कुछ नहीं कर सकता, चलो यार जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, सब्र कर लेता हूँ, ये सब्र नहीं है। सब्र सदमे के आगाज़ में होता है। तो ये जितनी इनाम सब्र के ऊपर है ना कि सब्र करने वालों के अल्लाह साथ है, तो सब्र वो होता है जो आगाज़ में होता है। जब सारी भड़ास निकाल ली, सब गालियां दे दी, उसके बाद कहा चलो सब्र करो, ये सब्र नहीं होता। तो सब्र होता है सदमे के आगाज़ में। चलिए जी, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।